हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जेईई के कंप्यूटर साइंस के जनरल अवेयरनेस के 2024 में जो 6 जून को पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ वी नो दैट इट ऑसिलेट 100 टाइम इन 5 सेकेंड। तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पूछी गई है। तो यदि मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी होती है, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन एन अपॉन पर यूनिट टाइम यानी टी, एन अपॉन टी। तो यहाँ पे सिंपल सा नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं 100 और टाइम कितना है 5 सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा 20। और फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है ना। और यदि आपको पूछ ले कि ये जो हर्ट्ज है ये कौन सा है, तो ऐसा यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यदि हम बात करें तो हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी सिंपली ये होती है ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। साहेल इज़ एन एरिया इन अफ्रीका that has lost a huge area of productive land in the last century due to the excessive human activities and climate change. This area is a blaring example of। देखिए, सिंपली यहाँ पे पूछा गया है कि मानवीय जो गतिविधियाँ हैं उसकी वजह से जो प्रोडक्टिव लैंड है यानी कि उत्पादक भूमि ये खराब हो गई है। तो ये किस में बदल गई है, ये बंजर भूमि में बदल गई है। और बंजर भूमि जब बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण बोलते हैं, यानी कि इसमें अब कृषि नहीं हो सकती। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रभात शर्मा फ्रॉम आसाम वाज एन एमिनेंट प्लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे आपको बताना है जो प्रभात शर्मा है ये क्या बजाते हैं, सेंगाई, फ्लूट, तबला या फिर सरोद। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम मैंने आपको दे दिया है, यहाँ पे ये है प्रभात शर्मा, तो ये क्या बजा रहे हैं, फ्लूट, बांसुरी बजा रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर नॉट करेक्ट। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है, गलत बताना है आपको। पहला है, द डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट आर यूजुअली प्रेजेंटेड इन ए फाइनेंशियल बिल। यानी कि राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत अनुमान आमतौर पर वित्त विधेयक में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, यदि मैं बात करूं रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो ये जो है फाइनेंस बिल में प्रेजेंट नहीं किया जाता। ये किस में प्रेजेंट किया जाता है, ये बजट में पेश किया जाता है। तो यहाँ पे फाइनेंस की जगह क्या आ जाएगा, बजट। तो ये तो पहला इनकरेक्ट हो जाएगा और हमको यही बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। दूसरा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन गुड्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पे पूछा गया है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आता है। तो यहाँ पे बात हो रही है नॉन टैक्स की, तो नॉन टैक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला नहीं होगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होगा वो होगा कोई जैसे कि फर्म है, जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है या फिर कोई इंटरेस्ट है, तो वो है, वो नॉन टैक्स के अंदर आता है। तो ये बात भी गलत है, तो सही हो जाएगा ये ऑप्शन। तीसरा है, रेवेन्यू रिसिप्ट आर रिडीमेबल। राजस्व प्राप्तियां प्रतिदेय है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है वो नॉन रिडीमेबल होती है, यानी कि अप्रतिदेयी होती है, यानी इनको वापस नहीं देना पड़ता। तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। और यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं कि ये तीनों किसी में भी नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट एक्सेस वाईफाई स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे आपको वाईफाई की फुल फॉर्म बतानी है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये आता होगा। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको ये पूछ ले कि जो वाईफाई है उसमें कौन सी वेव्स यूज़ होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे रेडियो वेव यूज होती है, रेडियो वेव्स, ठीक है ना। और वायरलेस फिडेलिटी फुल फॉर्म होती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैज़ बीन अमेंडेड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 300A इन द न्यू चैप्टर 4th पार्ट 7th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि यहाँ पे ये पूछा गया है कि पहले जो है ये मौलिक अधिकार था और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी कि संवैधानिक अधिकार बना दिया, जिसको 300A में रखा गया है, वो कौन सा है? तो ये है हमारा जो संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी जो है सबसे पहले मौलिक अधिकार के अंदर था, लेकिन उसको बाद में 300A में ऐड करके जो कौन सा संविधान संशोधन था ये पूछ ले तो 44वां 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये ईयर आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि 44वां जो संविधान संशोधन था 1978 में किया गया, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को जो है संवैधानिक अधिकार दे दिया। और ये किस में रखा गया है? आर्टिकल 300A, अनुच्छेद 300A जो अध्याय है, ये चौथे अध्याय का भाग जो है वो 12वें भाग में रखा गया है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। ओटो वॉन गुएरिके was the most prominent person known for which invention in the 17th century। कुल मिला के ओटो वॉन गुएरिके ने किसकी खोज की? डीजल इंजन, फ्लोरेसेंट इलेक्ट्रिक लैंप, एयर पंप या फिर बैरोमीटर की? तो यहाँ पे ही हमारा सही आंसर हो जाएगा एयर पंप की। देखिए, ये जो एयर पंप होते हैं ना, इसमें इन्होंने वैक्यूम और एयर प्रेशर जो है इसको जानने के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्होंने एयर पंप का इन्वेंशन किया था। According to Census of India 2011, which state recorded the second highest literacy rate in India? नागालैंड, गोवा, त्रिपुरा या फिर मिजोरम? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यदि मैं फर्स्ट की बात करूं, हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है? तो केरला की। यदि मैं बात करूं टोटल में, तो सेकंड नंबर आएगा आपके लक्षद्वीप, ये हमारा यूटी है। यदि स्टेट की बात करेंगे ना तो हमारा मिज़ोरम आ जाएगा, लेकिन टोटल में बात करेंगे तो ये तीसरे नंबर आता है। और लास्ट रैंक किसकी है? तो लास्ट रैंक है बिहार की। देखिए, यदि परसेंटेज आपको ध्यान रखना, केरला का है 93.91 और लास्ट की बात करें तो ये है बिहार, ये 63.83% है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज ए स्मॉल सेलो फ्रेश वाटर बॉडी विच काम वाटर कार्ड? शांत जल के छोटे उथले मीठे पानी के निकाय को क्या कहते हैं? तो ये छोटा तो है तालाब होता है, यानी कि पॉन्ड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच वन ऑर्गेनिज्म कैप्चर एंड कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड? यानी एक जीव दूसरे जीव को पकड़ता है और खा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन या फिर पैरासिटिज्म? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, प्रीडेशन, यानी शिकार बोलते हैं। एक जानवर जो है दूसरे को खाता है उसको शिकार बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सारी टर्म जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअलिज्म किसको बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म में बोथ स्पीसीज बेनिफिट फ्रॉम रिलेशनशिप, यानी कि एक दूसरे से दोनों को फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल, जो मधुमक्खियाँ होती है ना, वो फ्लावर पे घूमती है, तो वहाँ पे मधुमक्खियों को तो नेक्टर मिल जाता है, ठीक है। और फ्लावर जो होते हैं ना, वो मेल और फीमेल के जो कण हैं आपस में मिल जाते हैं, जिससे फूलों में जो है प्लांट्स के अंदर वो रिप्रोडक्शन हो जाता है। यानी कि यहाँ पे दोनों का फ़ायदा हो रहा है, दोनों स्पीसीज़ में फ़ायदा होता है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। दूसरा है कंपटीशन। कंपटीशन में जैसे कि मान लो दो जो है सेम प्रजाति के जीव आपस में लड़ रहे हैं, तो इसमें दोनों को नुकसान होता है, तो वो बोलते हैं कंपटीशन। किसके लिए? जैसे फूड के लिए, कोई अपनी टेरिटरी के लिए लड़ रहा है, तो इसमें कंपटीशन में नेगेटिव होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें पैरासिटिज्म, परजीविता हम जानते हैं कि कोई जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है। जैसे मान लो किसी पेड़ के ऊपर कोई जानवर रह रहा है, तो वो क्या है, यदि वहीं से खा रहा है, वहीं पी रहा है उसी पेड़ पे, तो उसको बोलते हैं पैरासिटिज्म। जैसे मान लो कोई टैपवर्म है, वो ह्यूमंस की कोई इंटेस्टाइन आंत के अंदर है,
तो वो ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उसको फ़ायदा मिल रहा है। तो यानी कि इसमें एक जीव को फ़ायदा मिलता है, एक को नुकसान होता है। किसमें? पैरासिटिज्म में। और कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है और म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा होता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी? कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या है? टू बिल्ड द मसल, ये काम तो प्रोटीन का होता है। टू एनहेंस विजन, टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, टू प्रोवाइड एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, और वो भी कौन सी एनर्जी? इंस्टेंट एनर्जी। बिल्ड मसल्स, ये प्रोटीन का काम होता है। द एंजाइम दैट इज एसेंशियल फॉर फैट डाइजेशन, यहाँ पे बात हो रही है फैट डाइजेशन की। तो वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? तो देखिए, फैट को हम दूसरे नाम क्या बोलते हैं? लिपिड बोलते हैं। लिपिड को भी वसा बोलते हैं। तो लिपिड से क्या आ जाएगा? लाइपेज। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और ये जो लाइपेज एंजाइम होता है, ये फैट को दो पार्ट में कन्वर्ट कर देता है, एक तो फैटी एसिड और दूसरा ग्लिसरॉल। ये भी आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग द, करो या मरो का नारा कब दिया था? वो दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और कब दिया था ये? 1942 में। विच मंथ आर नोन फॉर द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून इन इंडिया? वापसी के मौसम के लिए जाना जाता है कौन से महीने में जो है मानसून वापस जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि मानसून भारत में आता कौन से महीने में। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश एम्परर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन ब्रिटिश इंडिया? तो 1773 में जो है पहला सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्थापना की गई? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता या दिल्ली? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, कलकत्ता। देखिए, आपको बताना है कि ये जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जो है स्थापना हुई थी, इसके पहले जज कौन थे? ये आपको कमेंट करके बताना है। 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विच सिस्टम ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन दी वेस्टमिंस्टर मॉडल? वेस्टमिंस्टर मॉडल पर क्या आधारित है? भारतीय संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य प्रणाली, संघीय प्रणाली या फिर मजबूत केंद्र प्रणाली? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, भारतीय संसदीय प्रणाली। बाय व्हाट नेम इज विटामिन B1 नॉन? व्हाट इज एसेंशियल फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड हेल्दी नर्व, मसल्स एंड हार्ट फंक्शन? कुल मिला के आपको B1 का रासायनिक नाम बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, थायमिन, B1। और ये जो राइबोफ्लोविन है, ये B2 का नाम है। नियासिन B3, पेंटोथेनिक एसिड ये आ जाएगा B5। तो ये सभी जो बी कॉम्प्लेक्स है वो सभी आपको नाम याद होने चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। व्हेन डिड द इंडिगो रिवोल्ट इन बंगाल टेक प्लेस? नील विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1859। देखिए, जो नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, इसलिए उन्होंने जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। वो कब किया था? 1859 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कैन बी टेकन टू मिटिगेट लैंडस्लाइड्स? यानी कि जो भूस्खलन होता है, ज़मीन खिसकती है, उसको कैसे रोका जा सकता है? पहला ऑप्शन है सेटलमेंट टू बी अवॉइडेड इन द आइडेंटिफाइड लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, यानी कि भूस्खलन के जो क्षेत्र है उसमें बस्तियां बसने पर बचना चाहिए। तो ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि वहाँ पे घर जब बनेंगे तो वहाँ पे जो एरिया है उसको कभी तोड़ेंगे, कभी नया बनाएंगे, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस यानी ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड बढ़ जाएगा। कटिंग ऑफ अननेसेसरी ट्रीज एंड वेजिटेशन, यदि हम जो पेड़ है उनको काट देंगे तो लैंडस्लाइड बढ़ेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग वॉल, मजबूत दीवारें बनाना, जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत दीवारें बना सकते हैं, जिससे थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड्स रुक सकता है। नॉट कंस्ट्रक्टिंग ड्रेनेज सिस्टम टू अवॉइड कंस्ट्रक्शन,
तो यहाँ पे बोला गया कि ड्रेनेज सिस्टम को नहीं बनाना चाहिए। तो यदि पानी का जाने की सुविधा नहीं होगी तब तो लैंडस्लाइड ज़्यादा होगा। तो ऐसा तो सुविधा होनी चाहिए कि पानी जो है बीच में से निकल जाए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ए और सी सही है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द राज्य संगीत विद्वान अवार्ड इज़ कन्फर्ड बाय विच स्टेट। ये जो राज्य संगीत विद्वान पुरस्कार है किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ये किस में दिया जाता है? इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, और ये प्रमोट एंड प्रिजर्व द रिच कल्चर हेरिटेज। यानी कि जो कर्नाटक है वो इसलिए देता है क्योंकि जो एफर्ट करता है किसमें, उसके कल्चरल को प्रिजर्व करने के लिए। इन एन एटम हैज़ एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10, देन व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ द एटम। देखिए, यदि हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे रखा 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना दे रखा 10। तो एटॉमिक मास जो है वो कितना हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि 10 + 6 यानी 16। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। द बेसोफिलिक न्यूक्लियोप्रोटीन ग्रेनुलस that are scattered within the cytoplasm of nerve cell and help in the protein synthesis are known as। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है बेसोफिलिक न्यूक्लियोप्रोटीन कणिकाएं जो तंत्रिका कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उनका सही नाम है निसल बॉडीज। देखिए, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें जो ये साइटोप्लाज्म है इसके अंदर जो लिक्विड है, इसके अंदर ये छोटे छोटे जो है ग्रेनुलस बने हुए हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? निसल ग्रेनुलस या निसल बॉडीज बोलते हैं। हाउ मैनी आइटम्स डिड द स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड टू इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन। तो स्वर्ण सिंह समिति जो थी, उन्होंने जो हमारे कर्तव्य हैं, कितने कर्तव्य जो है उनको शामिल करने की सिफारिश की? 8, 12, 6 और 10। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए 8। ये स्वर्ण सिंह समिति ने बताया, ये ध्यान रखना है। लेकिन टोटल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो 11 है। पहले जो है मूल संविधान में 10 थी, उसके बाद में 11 हो गई। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि स्वर्ण सिंह समिति उसने कितने रिकमेंड की? तो वो की थी 8 की थी। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। विच डिजीज़ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द बॉडीज़ इनएबिलिटी टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। तो ये सभी को पता है, जो ब्लड शुगर को रेगुलेट कौन नहीं करता है? जब हम किसी को डायबिटीज़ हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और डायबिटीज़ किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से, यानी कि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता। और हाई ब्लड शुगर लेवल को क्या बोलते हैं? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसका जो साइंटिफिक नेम है या टेक्निकल नेम है वो क्या है? वो है हाइपरग्लाइसीमिया। क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू कंजर्व टाइगर व्हेन देयर पॉपुलेशन डिविल्ड टू वेरी लो नंबर। तो देखिए, बाघों के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट? तो प्रोजेक्ट टाइगर। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो ये प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये आपको याद रखना है 1973, ईयर आपको ज़्यादा याद रखना है। पीटी उषा क्लॉक्ड ए टाइमिंग ऑफ 55.42 सेकेंड इन 400 मीटर हर्डल्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक गेम्स। तो कुल मिला के पीटी उषा ने जो 400 मीटर की दौड़ 55.42 सेकेंड में पास की थी, वो कौन सा ओलंपिक था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी 1984 लॉस एंजलिस। व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द सेल्सियस स्केल? तो यहाँ पे सेल्सियस स्केल में बताना है फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। तो वाटर की यदि हम बात करें तो ये होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और यदि केल्विन में पूछता तो 273 ऐड कर देंगे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू यदि आपको पूछ ले 273.15 केल्विन होता है। Which of the following option is used to check the spelling and grammar in the Microsoft Word document?
स्पेलिंग और ग्रामर किस में चेक किया जाता है? तो यहाँ पे मैंने आपको जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका डायग्राम दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग और रिव्यू। ये जो रिव्यू है इसके अंदर एक ऑप्शन होता है प्रूफिंग, तो इसमें होता है। तो यहाँ पे सिंपल पूछा गया इसलिए यहाँ पे पूछ लिया रिव्यू टैब। तो रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होता है, ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द हिंदू कम्युनिटी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी 16.8%। ये तो देखिए डेटा है, इसमें कोई समझने की बात नहीं है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। इफ़ द मीट इज़ कुकड अबव 140 डिग्री सेल्सियस विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर? यदि मीट को 140 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पकाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी मेलार्ड रिएक्शन। देखिए इस मेलार्ड रिएक्शन में क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है जो मीट के अंदर एमिनो एसिड होते हैं और रिड्यूसिंग शुगर होती है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती हैं और जो मीट का कलर है वो ब्राउन हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं मेलार्ड रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र? बुल्ढाना जिले में कौन सी लेक है? तो यह है लोनार, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रिसेशन विच मेजर इज इट लाइकली टू टेक? यानी कि यदि जो मंदी चल रही हो उसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है तो सरकार क्या कर सकती है? इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग, तो ऑप्शन यहाँ पे ए ही करेक्ट हो जाएगा, सार्वजनिक खर्च को बढ़ाना। इंक्रीजिंग पब्लिक स्पेंडिंग कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी बाय क्रिएटिंग जॉब, बूस्टिंग डिमांड एंड सप्लाई वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। दिस अप्रोच इज कॉमनली यूज टू काउंटरैक्ट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रिसेशन एंड एनकरेज इकोनॉमिक रिकवरी। यानी कि जो पब्लिक स्पेंडिंग है, यदि पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ा देगी तो वहाँ पे इकोनॉमिक की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, जॉब जनरेट होंगे और रिसेशन का खतरा जो है कम हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग प्रोपीन, प्रोपाइन और प्रोपेन। देखिए जब सिंगल बॉन्ड होता है उसको प्रोपेन बोलते हैं, यानी मैथ एथ प्रोप, यानी कि 3 कार्बन जो होते हैं ना उसको बोलते हैं प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा आपके प्रोपेन, प्रोपेन। इसमें क्या होता है, बाकी जो है आपके जैसे मान लो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3, ठीक है ना, तो ये हो गया प्रोपेन। तो ये होता है सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड यानी संतृप्त। जो प्रोपीन होता है, प्रोपीन, उसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होता ही। जैसे मान लो ये कार्बन कार्बन है 3 है तो इसमें एक जो है डबल बॉन्ड है, तो इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। यहाँ पे 2 कार्बन हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे तो 4 बॉन्ड हो गए, इसमें 3 ऑलरेडी है तो एक ही हो जाएगा, और इसमें मान लो सिंगल बॉन्ड है तो टोटल 4 जो है इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। और प्रोपाइन, प्रोपाइन इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसका तो पूरा हो गया और इसके मान लो ये हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रोपाइन। तो यहाँ पे देखिए प्रोपीन अनसैचुरेटेड 3 कार्बन कंटेंट्स विथ डबल बॉन्ड, तो बिल्कुल सही मैच है। प्रोपीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है। प्रोपाइन अनसैचुरेटेड 3 कार्बन चेन्स विथ ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी सही है। और प्रोपीन में सैचुरेटेड 3 कार्बन बॉन्ड्स, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, तो बिल्कुल सही मैच है 1 2 3, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड बोलते हैं और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड बोलते हैं। इन द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल द मेन टेम्पल टावर इज नोन एज। देखिए यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बताया, ये द्रविडियन टेम्पल है तो इसका जो मेन टावर है इसको हम क्या बोलते हैं? विमान बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इसका टॉप पार्ट होता है उसको बोलते हैं शिखर, और जो नीचे का गर्भगृह होता है उसको, नीचे के पार्ट को गर्भगृह बोला जाता है। और यहाँ पे साइड में मंडप बना हुआ है, यानी कि जो लोग आते हैं उनके बैठने की व्यवस्था जो होती है उसको हम बोलते हैं मंडप। और दूर एक बना हुआ होता है उसको गोपुरम बोला जाता है।
द इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड एट घाटशिला इन द स्टेट ऑफ। तो ICC इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ पे, ये है झारखंड के अंदर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैंगो सोवर इज ए टर्म यूज्ड फॉर प्री मानसून सोवर। बिल्कुल, अभी हमने इसी वीडियो में बात की थी कि जो प्री मानसून होता है वो मैंगोज़ के लिए होता है, इसलिए उसको जो प्री मानसून होता है उसी को हम मैंगो सोवर बोलते हैं, क्योंकि उसी टाइम जो है आम जो है पकते हैं उसी बारिश की वजह से, इसीलिए उसको मैंगो सोवर बोला जाता है, प्री मानसून सोवर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कार्य क्या है, ये आपको बताना है। पहला है प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जातियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है ये। सेकंड है इन्वेस्टिगेटिंग एनी केस दैट वियोलेट्स द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, यानी कि अनुसूचित जाति के हितों के उल्लंघन करने वाले किसी भी मामले की जांच करता है, तो बिल्कुल ये भी बात सही है। सबमिटिंग ए रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ना, ये प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट सबमिट नहीं करते, तो तीसरा गलत हो जाएगा। प्रेजेंटिंग टू द प्रेसिडेंट एनुअली एंड एट सच अदर टाइम्स एज द कमीशन में डीम्स फिट रिपोर्ट अपॉन द वर्किंग ऑफ दोज सेफगार्ड्स, यानी राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष तथा ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे उन सुरक्षा उपायों के कार्यकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, तो बिल्कुल सही है। जब भी टाइम मिलेगा तो राष्ट्रपति को वो रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे तीसरा गलत है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वाज बोरोड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बोरोन इज द ओनली मेटलोइड ऑफ विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी पीरियोडिक टेबल बता दी है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो येलो कलर में ये मेटलोइड्स है, तो बोरोन कहाँ पे, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, तो ये कौन से ग्रुप में है, 13वें ग्रुप में, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ विच एंडेंजर्ड स्पीसीज रिसाइड्स इन असम काजीरंगा नेशनल पार्क। तो देखिए, काजीरंगा में जो लुप्त प्राय प्रजाति जो है विश्व की सबसे बड़ी आबादी निवास कौन से करती हैं, तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, वैसे आप सब जानते हैं, एक सींग वाला गैंडा, वन हॉर्न राइनो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 10 ऐसे क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर से थे और फ्यूचर में उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, इसलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया, फालतू में वीडियो लंबा होता। और यहाँ पे हमने 40 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए जो किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहे। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और वीडियो कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।